गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर आरएस अकेडमी। एस्पायर आरएस अकेडमी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक था वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में जो यूरोपियंस पावर आई थी वो, और यूरोपियंस पावर में सबसे पहले हमने जिस पावर्स को पढ़ा या जिस कंपनी या पढ़ा वो सबसे पहले आने वाली कंपनी थी पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली। ये कल की क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं पुर्तगीज को, और कंप्लीटली हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले कौन सा यात्री या ट्रेवलर था जो भारत आया था। ठीक है, उसके बाद कौन आया? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आने वाला यात्री था जिसने सी रूट्स को क्या किया, डिस्कवर किया। और सेकंड जो यात्री आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। उसके बाद जो गवर्नर्स आए उस कंपनी के, जो वहाँ के राजा के या देश के क्या होते थे, डिप्लोमेटिक व्यक्ति होते थे जो लीगली काम देखते थे यहाँ पर व्यापार का और कंपनी का। ठीक है, पहला जो गवर्नर था भारत में आया था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो सेकंड गवर्नर आया था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सब कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की, दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश की, उन्होंने कौन सी मोनोपोली चलाई अरेबियन सी में। ये कंप्लीट हम पुर्तगाली में देख चुके। इसके बाद जो सेकंड जो भारत में पावर आई थी वो आए थे डच। कौन आए थे? डच। तो डच कंपनी पहले स्टेब्लिश हुई और फिर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डच रहेंगे। तो डच भारत में आने वाली सेकंड यूरोपियंस पावर थी। अगर हम मैप को देखते हैं तो सबसे पहले हम देख पाएंगे कि डच कहाँ के निवासी थे। अगर मैप में आप लोकेशन पॉइंट करोगे तो ये नीदरलैंड देश है। डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड के। और डच इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो डच है, तो इसलिए इन्हें डच भी कहा जाता है। अगर इस देश को आप लोकेशन पे पॉइंट कर पाओगे तो फ्रांस के ऊपर की साइड ये डच देश है। ठीक है, सॉरी नीदरलैंड देश है। तो हमने ये कंप्लीट पढ़ लिया कि सी रूट्स सबसे पहले डिस्कवर हो गया था, और डिस्कवर क्यों हुआ था ये भी हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर रोमन साम्राज्य, जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य थे, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। और कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया था? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तुर्कों का अधिकार होने से इस पूरे रूट्स को क्या कर दिया था उन्होंने? ब्लॉक कर दिया था, बैरियर लगा दिए थे, ताकि व्यापार होता था वो सही तरीके से हो नहीं पाया। इसलिए जो यहाँ की जो कोस्टली कंट्रीज थी उन्होंने नए रूट्स की खोज कर ली, क्योंकि यहाँ जो भारतीय मसालों की डिमांड थी वो यूरोप में सबसे ज़्यादा थी, उसका व्यापार बहुत अच्छे से होता था। जब पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आए या फिर इन द्वीपों पर आए और व्यापार करके जब वापस गए तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने लगा। और इस प्रॉफिट को देखते हुए बाकी यूरोपियन कंपनीज को पता चला या यूरोपियन देशों को, तो फिर वहाँ के भी जो व्यापारी थे वो कहाँ की ओर आकर्षित हुए? भारत की ओर आकर्षित हुए और व्यापार शुरू किया। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो डच रहेगा। तो सबसे पहले जो डच व्यक्ति जो भारत आने वाला था उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आज डच में क्या है? डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड के। ठीक है, और यहाँ का जो सबसे पहले जो भारत में व्यक्ति आया था वो 1596 में 1596 में जो पहला व्यक्ति आया था उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान। 1596 में जो पहला व्यक्ति आया था उसका नाम क्या था? कार्नेलियन डे हस्तमान। कार्नेलियन डे हस्तमान। ये पहला नीदरलैंड का निवासी था जो भारत की यात्रा पर आया था, जबकि इसमें कोई ये कंपनी की तरफ से नहीं आया था, ये अपने कुछ छोटे मोटे व्यापार के लिए, ठीक है, ये आया था। लेकिन इन यात्रा करके जब वापस गया तो इसने पूरी अपने देश में जाकर एक बात बता दी कि इन द्वीपों में या फिर यहाँ इन कंट्रीज में मसालों की डिमांड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे व्यापार में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। तो हम ऐसे एक कंपनी बनाकर वहाँ जा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अपनी कंट्रीज में किसने बता दी थी? कार्नेलियन डे हस्तमान ने। इसलिए इसके 6 साल बाद 1602 में जो जिस कंपनी की स्थापना हुई उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में हुई। तो सबसे पहले जो डच व्यक्ति जो भारत में आया था उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान। जब इसने वापस जाकर जो कहानी बताई और यहाँ के व्यापार की और यहाँ की वस्तुओं की जो डिमांड की बात बताई, उसके बाद एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी थी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये, इसको जो एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था। इसमें जो शेयर
शेयरिंग थी वो गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा शेयरिंग थी, लेकिन इस कंपनी ने कहा कि हम एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये होता है कि उसमें सबकी शेयरधारिता होगी, जो व्यक्ति इसका शेयर खरीदेगा उसको इसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसके शेयर जारी करेंगे, आप इसमें शेयर खरीद कर अपनी अंशधारिता या शेयरिंग या शेयर होल्डर्स बन सकते हो। इसलिए हमें एक ध्यान रखना, ये कंपनी किस बेस पे काम करती थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी और शेयरधारिता पे काम करती थी, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदी में सहकारिता, ठीक है, उस प्रकार ये कंपनी काम करती थी। आगे बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत? इस कंपनी का नाम क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर आने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की और व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है। अगर इनके रूट्स को देखोगे, इन्होंने सब जो छोटे से द्वीप है या फिर हम कह सकते हैं जो इंडोनेशिया वगैरह मलेशिया के द्वीपों पे, यहाँ पर भी अपना क्या किया था, व्यापार शुरू किया था। लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे भारत में भी इन्होंने अपना बेस बनाना शुरू किया। जो सबसे पहले जो भारत में इन्होंने कंपनी स्टेब्लिश की थी वो की थी मसूलीपट्टनम में। वो कहां पर की थी, मसूलीपट्टनम में। अगर आप मैप पर लोकेशन पॉइंट करोगे तो ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने कंपनी क्या की थी, स्टेब्लिश की थी, ठीक है, सॉरी फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। तो सबसे पहले फैक्ट्री कहां स्टेब्लिश की थी, मसूलीपट्टनम में। कब की थी, 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की। अब जो नीदरलैंड के जो निवासी थे, ये व्यक्ति एक प्रकार से हम कह सकते हैं बिजनेसमैन ही थे। इनका दिमाग सिर्फ बिजनेस को लेकर ही चलता था। इनको एक ही काम था यहाँ पर कि अपने व्यापार को बढ़ाना, और मुख्यतः ये व्यापार किसका करते थे, मसालों का या काली मिर्च या मसालों का व्यापार ही करने आए थे, ठीक है। इनको और किसी चीज की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, न इन्हें ऐसा कोई रूलिंग करनी थी बड़े क्षेत्र पर। इनको एक ही मतलब था कि हमारा व्यापार अच्छे से चलता रहे, हमें अच्छे से प्रॉफिट मिलता रहे। इसलिए इन्होंने काली मिर्च या भारतीय जो मसाले थे इनको लेकर इन्होंने व्यापार को बढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि जो अगर आप नीदरलैंड देश को देखोगे, बहुत छोटा सा देश है और ऐसा देश है जहां पर उन्होंने क्या किया, कम संसाधन होते हुए भी बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा रखा उन्होंने। क्योंकि अगर नीदरलैंड की आप लोकेशन देखोगे, हमने यहाँ पर लोकेशन पॉइंट की, यहाँ ऊपर की तरफ इनके पूरा जो एरिया है वो सी एरिया है, लेकिन इन्होंने सी एरियाज में जाकर क्या किया था, लैंड्स डेवलपमेंट कर दी थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जमीन को बना दिया था सी पे। और बहुत सारा इनका डेयरी उद्योग बहुत अच्छा चलता है, इसलिए इन्होंने उनके पास जो लैंड्स की है वो कमी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सी जो सरफेस है जहां पर सागर का सरफेस है उस पर फ्लोटिंग इंडस्ट्रीज बना दी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर इस प्रकार से, या फिर कह सकते हैं बड़े फार्म बना दिए। कहां पर फार्म बना दिए, सागर में बड़े बड़े फार्म बना दिए। तो इस कंट्रीज को व्यापार करना आता था। इनका एक ही उद्देश्य था भारत में कि इनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहे, ठीक है। मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो की पुलिकट में। कहां पर की, पुलिकट में। जो सेकंड इनकी फैक्ट्री थी वो थी पुलिकट में। उसके बाद इन्होंने थर्ड जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो सूरत में। तो हमें ये तीनों फैक्ट्रियां पहले सबसे पहले याद रखनी। पहले सबसे पहले भारत में फैक्ट्री इन्होंने कहां स्टेब्लिश की, मसूलीपट्टनम। उसके बाद कहां स्टेब्लिश की, पुलिकट में। उसके बाद सूरत में, ठीक है। कुछ और फैक्ट्रियां भी स्टेब्लिश की, चाहे विमलीपट्टनम हो गया, ठीक है, करिकाल हो गया, कोचिन हो गया, चिनसुरा हो गया। यहां पर भी इन्होंने क्या की, अपनी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश की। कोचिन पहले किसके पास था, पुर्तगीज के पास था। तो भारत में यहाँ हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पुर्तगीज ने अपनी यहाँ मोनोपोली स्टेब्लिश कर रखी थी पूरे अरेबियन सी पे। लेकिन इस मोनोपोली को जिसने तोड़ा, वो किसने तोड़ा, वो हम कह सकते हैं कि इन डच ने ही इस मोनोपोली को क्या किया, तोड़ दिया था। और जहां जिन जिन क्षेत्रों पर पुर्तगीज की मोनोपोली थी वहां पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो कोचीन में सबसे पहले पुर्तगीज फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन उस पर अधिकार करके किसने स्टेब्लिश कर दिया, 1663 में डच ने। आगे बात समझ में आ कंप्लीट। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। डच हमने ये पढ़ लिया कि कार्नेलियन डे हस्तमान जो पहला डच व्यक्ति था, यात्री था, जो भारत आया था। कब आया था, 1596 में, ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी का अगर पूरा नाम आप पढ़ोगे तो वेरिंगे ओस्ट इंडी से कंपनी था, ठीक है। जो डच की भाषा में इसका नाम क्या कहा जाता है, वेरिंगे ओस्ट इंडी से कंपनी। तो सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहां स्टेब्लिश की, मसूलीपट्टनम में। कब की, 1605 में।
भारत में डच कंपनी का उद्देश्य क्या था? काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर क्या करना था? मोनोपोली करनी थी या फिर एकाधिकार करना था। ठीक है, उनका एक ही काम था कि हमारे व्यापार को कैसे करके बढ़ाया जाए आगे। और भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, हमने पढ़ा था कि कैसी कंपनी उन्होंने बनाई थी? ज्वाइंट कैपिटल कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, भारत में उन्होंने भारत में जो व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाई थी, वो पहली बार उस कंपनी गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। उसको जो रेगुलेट किया गया, ठीक है, उसको जो रेगुलेट किया जाता था वो वहां की सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन उस कंपनी में अंशधारिता या फिर हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स वहां के लोग भी और लोग भी थे। 1641 डचों ने पुर्तगालियों से मलका और श्रीलंका जीत लिया था। हमने एक बात बताई थी कि इन्होंने अधिकार कर लिया था डचों ने मलका और किस पर का अधिकार किया था? आर्मुज पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1641 में डचों ने इस पर किस पर अधिकार कर लिया? मलका पर अधिकार कर लिया। और 1658 श्रीलंका जीत लिया, जो किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुर्तगालियों को जो रिप्लेस करने वाले थे वो डच करने वाले थे, और डच बहुत स्ट्रांग बन चुके थे बाद में धीरे धीरे व्यापार में। यहाँ पर भारत में पुलिकट स्थित गैलेंड्रिया दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती किलेबंदी नहीं थी। किलेबंदी का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाती थी, उस फैक्ट्री को मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ क्या किया जाता था? चार दीवारी की जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये दुर्गनुमा बनाकर चार दीवारी कर दी जाती ताकि कोई बाहरी आक्रमण न हो सके, और आक्रमण हो तो सुरक्षा भी की जा सके। ठीक है, अपने व्यापार की वगैरह लोगों की इसके अंदर सुरक्षा की जाती, इसलिए किलेबंदी की जाती थी। आगे बात समझ में, डचों द्वारा भारत में स्थापित अन्य कोठियां कौन कौन सी थी? हम मैप पे डिस्कस कर चुके हैं, पुलिकट डिस्कस कर चुके हैं, इसकी लोकेशन कहां कहां पर है ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैप पे देखना चाहो तो भारत पर मसूलीपट्टनम में सबसे पहले 1605 में इन्होंने स्टेब्लिश की फैक्ट्री। उसके बाद इन्होंने कहा किया? पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट के बाद इन्होंने कहा किया? सूरत में। उसके बाद आप पढ़ोगे कि विमलीपट्टनम के बाद आप देखोगे तो करिकाल, चेनसूरा जो बंगाल में था, जो सबसे बड़ी इनकी फैक्ट्री थी। और फिर कोचीन में पुर्तगालियों से इन्होंने कोचीन छीन लिया था, और कोचीन में 1663 में क्या स्टेब्लिश कर ली थी? फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली। ठीक है, 1653 में चिनसूरा बंगाल में फैक्ट्री शुरू की, और इस फैक्ट्री को क्या कहा जाता था? गुस्तावस फोर्ट कहा जाता है। जो चिनसूरा में जो इन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी उसका नाम था, वो था गुस्तावस फोर्ट। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। ये भी हमने पढ़ लिया कि कोचिन पहले जो कोची या उसे कोचिन भी कहा जाता है, जो पहले पुर्तगालियों के पास था, बाद में किसने ले लिया? डचों ने ले लिया। और फिर जब डचों की यहाँ मोनोपोली बढ़ रही थी और डच चाहते थे कि हमारा अधिकार कहां पर बढ़ाया जाए? बंगाल, जो भारत में बंगाल वाला जो एरिया है उस पर मुख्यतः अधिकार किसने कर लिया था? ब्रिटिश कंपनी ने कर लिया। जो प्लासी युद्ध के बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर अधिकार कर लिया था कि बंगाल के क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था, बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और बंगाल पर अपना व्यापार ब्रिटिश का सबसे ज्यादा चलने लगा। लेकिन यहाँ के संसाधनों को देखते हुए डचों को लगा कि क्यों नहीं, हमें यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां स्टेब्लिश करनी चाहिए। और फैक्ट्रियां तो इन्होंने चिनसूरा में स्टेब्लिश कर ली थी, जो कलकत्ता के पास है, लेकिन उन्हें लगा कि यहां पर अपने कुछ रूल्स लागू कर दिए जाए ताकि व्यापार में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। इससे पहले घटना यह घटी थी कि प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था, लेकिन वो कुछ समय बाद चाहता था कि मैं खुद स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकूं, इसलिए अंग्रेजों को यहां से बाहर करना चाह रहा था। तो मीर जाफर ने क्या किया? जिसकी सहायता ली वो ली डचों की सहायता, और डचों को प्रलोभन दिया। ठीक है, उन्हें कहा गया कि तुम्हें यहाँ व्यापार करने की छूट होगी, और भी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर सकते हो, यहाँ के संसाधनों का यूज ले सकते हो। इसलिए इन बातों को देखते हुए अंग्रेज उनसे क्या हो गए? नाराज हो गए, और अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ। उसका युद्ध का नाम था बेदारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध या बेदारा का युद्ध? बेदारा का युद्ध, बैटल ऑफ विदेरा या बेदारा का जाता। ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ 1759 में। किस किस के बीच में हुआ था युद्ध? डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, डचों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, डच और अंग्रेज कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन डचों के साथ जिस व्यक्ति ने सहायता की उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उसका? मीर जाफर, जो उस समय बंगाल का क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। लेकिन नवाब तो अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन ये सहायता किसकी कर रहा था? डचों की, क्योंकि ये चाहता था कि अंग्रेज यहाँ पर
पूरी तरह से अपना अधिकार नहीं जमा सके, ठीक है। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था क्लाइव, उस समय वहां का क्या था, गवर्नर था, ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध कौन हार गए, डच और मीर जाफर युद्ध हार गए, और हारने के बाद इनको भारत से पूर्ण रूप से क्या करना पड़ा, अपना व्यापार वगैरह समाप्त करना पड़ा, और फिर ये कहाँ चले गए, ये मलेशिया और इंडोनेशिया इन द्वीपों पर चले गए और यहाँ पर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, ठीक है। तो भारत में जो डच कंपनी को जब भारत में व्यापार जब छोड़ना पड़ा, वो किस युद्ध के बाद छोड़ना पड़ा, बेदारा के युद्ध के बाद, ठीक है। बेदारा युद्ध के बाद भारत में डच कंपनी क्या होगी, भारत से बाहर हो चुकी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई कंप्लीट। चलो इसमें हम लास्ट पॉइंट एक डिस्कस कर लेते हैं कि 1759 में अंग्रेजों ने बेदारा के युद्ध में डचों को हरा दिया, और इसके बाद डचों ने कहां पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इंडोनेशिया पर, ठीक है। कहां पर केंद्रित किया, इंडोनेशिया पर, और वहां से किसका व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करने लगे, ठीक है। यहां पर बात कंप्लीट समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। जब डच पुर्तगीज के बाद या यूरोपियन सेकेंड पावर जो भारत में आई थी सबसे पहले, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे अपनी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर ली, व्यापार को बहुत अच्छे से चलाने लगे, पुर्तगालियों को भी एक प्रकार से व्यापार में क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। उसके बाद भी भारत में उनकी पराजय होने का कारण क्या था, उनकी भारत में डिफेक्ट होने, हार होने का एक कारण यह था कि उनका जो कमजोरी समुद्र शक्ति थी उनके पास क्या, कमजोर समुद्री शक्ति थी। जो उनकी नेवल पावर थी वो कैसी थी, वीक थी, और इस कारण वो ज्यादातर समय तक जो लड़ाइयाँ वगैरह या युद्धों में किसी से डिफीट नहीं कर सकती थी, और इसलिए उनको यहाँ से क्या होना पड़ा, बाहर होना पड़ा। दूसरा कारण था डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। डच जो कंपनी थी वो सीधे किसके नियंत्रण में थी, सरकार के नियंत्रण में थी। और अगर कोई कंपनी सीधे सरकार के नियंत्रण में, इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो पॉलिसीज होती थी उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही समय पे उनका नहीं होता था, और इम्प्लीमेंट अगर सही समय पे नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं और अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कंपनी के जो कार्य रेगुलेट हो रहे हैं वो सही से नहीं हो पा रहे थे, और इस कारण कंपनी में अलग अलग लोगों की मोनोपोली होने लगी और गुटबाजी होने लगी, जिसका फायदा किसको मिला, अन्य कंपनियों को मिला या अन्य पावर्स को मिलने लगा। तो इसलिए भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण यही था। और भारत के बाद डच जहाँ पर व्यापार करने गए वो जगह थी इंडोनेशिया वगैरह, इन द्वीपों पर इन्होंने क्या किया, अपना मुख्य ध्यान यही लगाया, और यहाँ से उनका व्यापार बाद में सुचारू रूप से चलने लगा। तो आज से हमारे टॉपिक में यही था डच, कि डच में भारत आने वाला सबसे पहले जो डचिश व्यक्ति था उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्टमान, ठीक है। भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, कार्नेलियन डे हस्टमान, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में, ठीक है। ये एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, ठीक है। बात समझ आ गई। और इसमें इन्होंने क्या किया था, शेयर जारी किए थे, तो एक प्रकार से सबकी अंशधारी था, वहाँ के लोगों को भी थी। और फिर भारत आने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश की, तो सबसे पहले फैक्ट्री स्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री पुलिकट में स्टेब्लिश की, उसके बाद सूरत में, विमलीपट्टनम, करिकाल, ठीक है। बात समझ में आ गई। चिंसुरा, कोचिन, यहाँ पर उनकी फैक्ट्रियाँ थी। और जो चिंसुरा जो की लोकेशन है वो कहाँ पर है, बंगाल में। उसके बाद इनका एक वॉर हुआ, बैटल ऑफ विदेरा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। बेदारा का युद्ध कह सकते हैं, बेदरा का युद्ध कह सकते हैं। वो किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। डचों की जिसने सहायता की उसका नाम वहाँ का नवाब मीर जाफर था, ठीक है। अंग्रेजों जो उस समय वहाँ का गवर्नर था उसका नाम क्लाइव था, और इनके बीच में युद्ध हुआ और कौन हार गए, डच हार गए। और डच हारने के बाद भारत से क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है। यही हमारा डच टॉपिक था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। कल हम आगे बढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अंग्रेज, और उसके बाद डेनिश, फ्रांसिस और फिर स्वीडिश। तो 2 क्लासेज में हमारे ये भारत में यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।